मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की फिजियोलॉजी के पेपर में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और इसका नेक्स्ट पोर्शन आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की स्थिति कैसी होती है, कहाँ पर ये स्थित होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे कि ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये मानव का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ये मानव की आहार नाल आपको चित्र में दिखाई दे रही है और इस चित्र के अंतर्गत हमने देखा था कि ये आपका इसोफेगल का पार्ट है, ये स्टोमैक है। इसके बाद में ये अंदर की तरफ जो दिखाई दे रही है संरचना, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये वाला जो पार्ट है जो एक ऐसे मोटा सा बना हुआ है, ये भाग है आपका बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। वापस बता रहा हूँ, ये जो सर्कुलेटेड स्ट्रक्चर है जिसको मैं लाइन कर रहा हूँ, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत की लोकेशन हो गई। अब इस बड़ी आंत में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन एक डाइजेस्टिव पार्ट है और ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इस वेरिएशन हो सकता है लेकिन जनरली इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर तक होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत कॉलन, सीकम, रेक्टम, ये 3 मेन भाग है। इसके अलावा एनल कैनाल, एनस, इनको भी शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली बात हो गई कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसके अंतर्गत लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत कॉलन, सीकम, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस, ये सभी भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रमुख विशेषता लार्ज इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है, इनर सरफेस, उस सरफेस के ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स के कुछ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर जो होते हैं उसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और जिसे टीनी कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर बैंड के रूप में होती है और ये बैंड 3 होते हैं। यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन का मान लो पूरी नली है, ट्यूब है, उस ट्यूब के जो वाल होती है उस वाल के ऊपर ऐसी 3 लंबाई में लंबवत रूप से लॉन्जिट्यूडिनली 3 बैंड पाए जाते हैं और इन बैंड को टीनी बोलते हैं। और ये मसल्स से मिलकर के बनते हैं, मसल्स फाइबर से बनते हैं जो लगभग 0.2 इंच वाइड होते हैं। और अपेंडिक्स वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से स्टार्ट होकर के सीकम और रेक्टम तक लास्ट तक चलते रहते हैं। कॉलन के लास्ट भाग रेक्टम तक भी चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये टीनी की बात होगी। टीनी क्या है? टीनी लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार के ऊपर पाए जाने वाली लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर के बैंड हैं और ये संख्या में 3 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हिस्टोलॉजिकली देखें अगर अपन इसको, तो हिस्टोलॉजिकली इसमें भी छोटी आंत के तरह क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन पाई जाती है, स्पेशली इसके कॉलन पार्ट में, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। एक बात है कि ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती है, इसका जो लार्ज इंटेस्टाइनल का अंदर की सरफेस वाला म्यूकोसा भाग होता है उसमें विलाई नहीं होती। इसकी जो सतह होती है वो एपिथेलियम सेल से कवर्ड रहती है और इसके अंतर्गत ये गॉबलेट सेल, एंटेरोसाइट सेल, पिनेज सेल, जैसे कि आपने छोटी आंत वाले पार्ट में देखा था क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन में जो जो सेल्स पाई जाती है वो सेल्स यहाँ पर भी पाई जाती है। हमने उसमें देखा था कि ये जो गॉबलेट सेल होती है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इसके बाद में एंटेरोसाइट जो होती है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रेशन करती है, प्लस उसके द्वारा कुछ एंजाइम भी स्रावित किए जाते हैं जैसे पेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, जो कि विभिन्न प्रकार के, इसके अलावा इंटेस्टाइनल लाइपेज, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं। जैसे लाइपेज है ना, वश्य पदार्थों का पाचन करेगा, लैक्टेज लैक्टोज का, माल्टेज माल्टोज का, सुक्रेज सुक्रोज का, पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स का, इन सब का यहाँ पर डाइजेशन भी कुछ मात्रा में होता है। अब मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो छोटी आंत से संरचना में और कार्य में किस तरीके से भिन्न है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये वाइड होती है, लंबाई में तो कम है, लंबाई में तो ये मात्र 1.5 मीटर ही होती है। तो फिर इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाइड होती है, इसका व्यास जो होता है वो ज़्यादा होता है। और हमने अभी देखा था कि इसकी जो दीवार होती है उसके ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर के 3 बैंड पाए जाते हैं, 3 स्ट्रिप्स पाई जाती है, और जिसे हम टीनी कोलाई बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो टीनी कोलाई वाली स्ट्रक्चर होती है वो छोटी आंत में नहीं होती। हम छोटी आंत से अंतर पढ़ रहे हैं ना, तो छोटी आंत से पहला अंतर तो ये हो गया कि छोटी आंत से बड़ी आंत थोड़ी व्यास में ज़्यादा होती है ना, मोटाई लिए हुए होती है। दूसरी बात, इसके बड़ी आंत की दीवार पर टीनी कोलाई पाई जाती है, यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर के बैंड पाए जाते हैं, जो कि छोटी आंत पे नहीं होते। तीसरी बात, छोटी आंत की दीवार के ऊपर विलाई पाई जाती है, जो कि बड़ी आंत की दीवार पर एपिथेलियम सेल पर विलाई नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद में बड़ी आंत जो होती है उसमें सर्कुलेशन होता है, और बड़ी आंत के सर्कुलेशन होने से वो छोटे छोटे सैक्स में, छोटे छोटे बैग्स में टूट जाती है, सैक्स में टूट जाती है, जिसे होस्ट्रा कहते हैं। ठीक है। और ये होस्ट्रा जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं, छोटी आंत में नहीं पाए जाते। इसके अलावा एक और अंतर है। अंतर क्या, दोनों में समानता है कि दोनों के अंदर गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, जो कि म्यूकोस का सिक्रेशन करती है। लेकिन ये गॉबलेट सेल जो होती है वो बड़ी आंत में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। छोटी आंत में भी पाई जाती है और बड़ी आंत में भी पाई जाती है। तो ये इन दोनों में अंतर हो गए। क्या क्या अंतर हो गए? सबसे पहला अंतर हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइड है। दूसरा अंतर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में टीनी कोलाई होती है, जो कि छोटी आंत में नहीं होती। तीसरा अंतर है, लार्ज इंटेस्टाइन में सर्कुलेशन होने से होस्ट्रा बनते हैं, ऐसे होस्ट्रा छोटी आंत में नहीं बनते। नेक्स्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होती, जबकि विलाई जो होती है वो छोटी आंत की प्रमुख विशेषता है। और गॉबलेट सेल्स दोनों में पाई जाती है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर है। हमने उसकी लोकेशन तो लार्ज इंटेस्टाइन की देख रखी है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के विभिन्न भागों का लोकेशन के साथ साथ इसकी संरचना देखते हैं। तो देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना है, चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट इसकी लोकेशन आपको पता चली गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर स्थित होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना में सबसे पहला भाग यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे सीकम कहते हैं, ये वाला भाग। ये जो सीकम भाग है, इस भाग में छोटी आंत आकर के मिलती है। ये छोटी आंत आ रही है, ये इस तरीके से। और छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है, जिसे इलियम कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, जिसे इलियम कहते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के इस फर्स्ट पार्ट में आकर के खुलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के इस फर्स्ट पार्ट का नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम। तो जहाँ पर ये इलियम सीकम में खुलता है, वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। कौन सा वाल्व? इलियोसिकल वाल्व। ये जो आपको दिखाई दे रही है नली, ये नली है आपके इलियम, जो कि छोटी आंत की है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये सीकम है। और ये इलियम सीकम में जहाँ खुलेगी, वहाँ पर एक वाल्व पाया जाएगा, उस वाल्व का नाम है इलियोसिकल वाल्व। इसके बाद इस सीकम से एक ऐसी ब्लाइंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाली, ये जो ब्लाइंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब आगे का भाग, यहाँ तो कौन कौन से भाग हो गए? अपेंडिक्स हो गया, सीकम हो गया, सीकम के अंदर इलियोसिकल वाल्व हो गया, और इलियम ये छोटी आंत का भाग है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग है, ये कहलाता है कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कहलाता है कॉलन। कॉलन के आगे वाला भाग, लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला भाग, ये कहलाता है रेक्टम। और फाइनली रेक्टम से आगे लास्ट भाग जो होता है वो एनस। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट? सबसे फर्स्ट सीकम, सीकम से कौन जुड़ा हुआ है? अपेंडिक्स। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉलन, फिर लास्ट रेक्टम और लास्ट एनस। ठीक है। अब ये जो कॉलन है, उस कॉलन के अंदर सबसे लंबा भाग होने की वजह से भी कुछ भाग हैं,
जैसे ये कॉलन का ये वाला भाग जो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो ये कॉलन का असेंडिंग पार्ट है, इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं। ये कॉलन का भाग नीचे से ऊपर की तरफ उतर रहा है तो इसे डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। दो भाग हो गए। और ये कॉलन का आड़ा भाग है जिसे ट्रांसवर्ज कॉलन बोलते हैं। तो तीन भाग हो गए, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्ज कॉलन और ये आपका डिसेंडिंग कॉलन। लास्ट में एस आकार का ये जो कॉलन का पार्ट है इसे बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है। इसके बाद में ये कॉलन जो होता है इस तरीके से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे कि चित्रानुसार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ फ्लेक्सर हैं। ये वाला जो फ्लेक्सर है इसको राइट फ्लेक्सर बोलते हैं, इधर वाले फ्लेक्सर को हम लेफ्ट फ्लेक्सर बोलते हैं। राइट फ्लेक्सर को हेपेटिक फ्लेक्सर और लेफ्ट को स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो फ्लेक्सर होता है उसको सिग्मॉइड फ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक है। अगली बात अभी हमने देखी थी कि लार्ज इंटेस्टाइन की दो बड़ी विशेषताएं, एक तो टीनी कोलाई और दूसरा होस्टा। टीनी कोलाई का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर। ये देख लीजिए, ऐसे लंबाई में फैले हुए मसल्स के फाइबर हैं। और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर के तीन बैंड हैं, तीन पट्टियां हैं जो कि लंबाई में फैली हुई है यहाँ से लेकर के लास्ट तक। ठीक है। तो ये जो लंबवत लॉन्जिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य मसल्स फाइबर के जो बैंड है उसको बोलते हैं टीनी कोलाई। इसको क्या बोलते हैं? टीनी कोलाई। इसके बाद आप चित्र में देख रहे होंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सर्कुलेटेड है। ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में जैसे कि गांठों के रूप में उभरी हुई हो ऐसा लग रहा है, ऐसे छोटी छोटी थैलियों के रूप में टूटी हुई हो ऐसा लग रहा है। तो ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं होस्ट्रा। होस्ट्रा क्या है? ये होस्ट्रा सर्कुलेशन है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। तो चित्रानुसार लार्ज इंटेस्टाइन के सभी भागों को बता दिया गया है, आप इनको समझ पा रहे होंगे। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के इन सभी छोटे छोटे भागों का संक्षिप्त में विवरण देखते हैं, डिटेल करते हैं इसका। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट और मेन भाग है वो है कॉलन। पहला भाग कौन सा है? कॉलन। तो अब हम कॉलन को पढ़ेंगे। तो उस कॉलन की सबसे पहली बात, कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरी बात, कॉलन जो होता है वो सैक्यूल्स जिसे होस्ट्रा कहते हैं, छोटे छोटे पाउच के रूप में, उसके द्वारा ये सर्कुलेटेड होता है। इसके बाद में वही टीनी कोलाई पाई जाती है। दोनों बातें अपनी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन जो होती है वो छोटी आंत से थोड़ा भिन्न भोजन के जो विभिन्न अवयव हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। ये केवल ज़्यादातर मात्रा में पानी यानी कि वाटर और साल्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पचने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट मटेरियल में से वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन करेगा, उसको सोख लेगा। और जब पानी निकल जाएगा उस वेस्ट मटेरियल में से, सोख लिया जाएगा, तो वो जो होगा वो सॉलिड वेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फैसेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मल के रूप में बदल जाएगा और फाइनली उसको बॉडी से बाहर त्याग दिया जाएगा। ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन हो गया, कॉलन का फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें कौन कौन से पार्ट है। अभी मैंने चित्र में बता ही दिए हैं आपको। एक इसकी असेंडिंग पार्ट है, दूसरा इसका ट्रांसवर्ज है, डिसेंडिंग है, सिग्मॉइड है और रेक्टम है, और फिर लास्ट में एनल कैनाल है और एनस है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है कॉलन की या लार्ज इंटेस्टाइन की, इसमें से कुछ स्ट्रक्चर इंट्रापेरिटोनियल है और कुछ स्ट्रक्चर रिट्रोपेरिटोनियल है। इंट्रापेरिटोनियल जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होती है, और पेरिटोनियम से कवर्ड होने की वजह से वो मूवेबल होती है, मोबाइल होती है। जबकि रिट्रोपेरिटोनियम जो भी स्ट्रक्चर होगी लार्ज इंटेस्टाइन की, वो पेरिटोनियम से पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होगी और इस वजह से वो फिक्स्ड होगी लोकेशन की दृष्टि से,
मूवेबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? बात यह है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके कुछ पार्ट रिट्रोपेरिटोनियम है और कुछ पार्ट इंट्रापेरिटोनियम है। इंट्रापेरिटोनियम जो भी स्ट्रक्चर है वो पेरिटोनियम से पूरी तरह से आवृत है, कवर्ड है, और इस वजह से वो मोबाइल है, मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है। जबकि रिट्रोपेरिटोनियम जो भी स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो पेरिटोनियम से पूरी तरह से कवर्ड नहीं है और इस वजह से वो फिक्स्ड है लोकेशन की दृष्टि से। अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर रिट्रोपेरिटोनियम है और कौन कौन सी इंट्रापेरिटोनियम है? तो कॉलन का एसेंडिंग पार्ट, कॉलन का डिसेंडिंग पार्ट, इसके बाद में रेक्टम, ठीक है, ये सब रिट्रोपेरिटोनियम है। जबकि सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन का ट्रांसवर्ज भाग, कॉलन का सिग्मोइड भाग, ये इंट्रापेरिटोनियम है। बात समझ में आ रही है? इंट्रापेरिटोनियम कौन कौन सी है? सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्ज कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। तो इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग कॉलन है और व्यास में भी सबसे बड़ा होता है, लगभग एवरेज 9 सेंटीमीटर मोटाई का होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन वाला पार्ट। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट है सीकम एंड अपेंडिक्स। तो जैसे मैंने चित्र में बताया था कि सीकम जो पार्ट है उसी पार्ट में छोटी आंत का जो इलियम पार्ट है उससे आने वाला भोजन आता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसमें आता है, और वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो सीकम है वो बड़ी आंत और छोटी आंत इन दोनों के जंक्शन पर स्थित होता है, और वहाँ पर कौन सा वाल्व पाया जाता है? इलियोसिकल वाल्व, जिसे बोहिन्स का वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सीकम है आगे कॉलन में खुलेगा और कॉलन में जहाँ खुलता है वहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसे सिकोकॉलिक जंक्शन बोलते हैं, सिकोकॉलिक जंक्शन। जो हर्बीवोरस प्राणी होते हैं उनमें ये सीकम जो होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं और सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। मनुष्य जो होता है वो सूखी घास या सेल्यूलोज युक्त फूड कम खाता है, इसलिए सीकम इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता और मांसाहारी में बहुत कम रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ बैक्टीरिया होंगे और पॉलीसेकेराइड स्पेशली सेल्यूलोज का डाइजेशन इस पार्ट में होता है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर 99% ऑफ द बैक्टीरिया इन गट आर जो होते हैं वो तो एरोबिक होते हैं, लेकिन यहाँ वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर एरोबिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सीकम की बात। सीकम के अंतर्गत ही एक मेन स्ट्रक्चर आती है अपेंडिक्स। सीकम के अंतर्गत एक स्ट्रक्चर आती है अपेंडिक्स, और अब ये अपेंडिक्स क्या है इसको देखते हैं हम। तो एक्चुअल में अपेंडिक्स को पहले एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था, अवशेषीय अंग। ऐसा माना जाता था कि ये अंग जो होता है वो हमारे पूर्वजों में जो कि शाकाहारी थे, सेल्यूलोज युक्त भोजन खाते थे, उनमें ज़्यादा विकसित था, सेल्यूलोज का पाचन करता था। आज हम ऐसा भोजन नहीं खाते हैं, इसलिए आज इसकी हमारे पास में कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए ये सक्रिय नहीं है, एक निष्क्रिय अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसकी आज कोई उपयोगिता या भूमिका नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो कुछ और डिटेल स्टडी हुई है, इससे पता लगा है कि ये जो अपेंडिक्स है वो भी कुछ रोल प्ले करता है। एक तो क्या है कि इसके अंदर इम्यून रिएक्शन होती है, क्योंकि ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ का एक पार्ट है, इसलिए ये एक इम्यून रिएक्शन देता है। एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा, फीटल लाइफ के दौरान इसमें एंडोक्राइन जो सेल होती है वो बायोजेनिक एमाइंस और पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जो कि उस समय की होम्योस्टेसिस को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, उन सबको बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो दो बातें हो गई। फर्स्ट बात देखो, एक बार वापस बताता हूँ, अपेंडिक्स जो है वो सीकम से अटैच, वैसे तो कॉलन का पार्ट है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली इसकी जो उत्पत्ति होती है वो सीकम के साथ होती है। तो सीकम से अटैच लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी एक ब्लाइंड फिंगर लाइक ट्यूब है,
ठीक है। और लगभग ये 6 mm मोटी होती है। बात समझ में आ गई। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स सीकम से निकलने वाली एक आउटग्रोथ है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, ब्लाइंड आउटग्रोथ है। आगे का भाग बंद होता है इसका और लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 मिलीमीटर मोटी होती है। स्टार्ट में इसको वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषीय अंग माना जाता था क्योंकि मानव में इसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है, लेकिन वर्तमान अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ का एक पार्ट है, इसलिए ये इम्यून रिएक्शन देता है, इम्यूनिटी में फंक्शन रोल प्ले करता है। इसके बाद में फीटल लाइफ में ये कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती है इसमें, और जिससे बायोजेनिक एमीन्स और पेप्टाइड्स का सिक्रेशन होता है जो उस समय की होम्योस्टेसिस, डेवलपमेंट और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। और आजकल आप जानते होंगे कि जब अपेंडिक्स अपनी सामान्य जो आमाप होता है, साइज होती है, उससे बढ़ जाती है तो उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जिससे सेंट्रल एब्डोमेन में काफ़ी पेन होता है और फिर डॉक्टर इसको ऑपरेशन के थ्रू काट डालते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी कोई विशेष पाचन में भूमिका नहीं है। तो ये हो गया आपके सीकम और अपेंडिक्स। लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम। रेक्टम लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये लास्ट सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर जो फेसिस होते हैं, वेस्ट होता है, मल होता है, वो सेमी सॉलिड या सॉलिड रूप में स्टोर रहता है और इसके बाद में इसका एनएस के थ्रू त्याग दिया जाता है बॉडी से बाहर। और एनएस जो होता है उसको बॉडी में से बाहर त्यागने के लिए ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों मांसपेशियों, दोनों प्रकार की गतिविधियों को उपयोग में लाता है। ठीक है। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। और अब हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी और उसका फंक्शन। दैट्स ऑल।